आज के सेशन का पहला प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है। पहला प्रश्न एक इफेक्टिव क्वेश्चन, लगातार ऐसे प्रश्न आपको सीटेट के एग्जाम में दिखेंगे। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इसमें साफ साफ इसने कहा कि मेरे पास कुछ अंक है, 0 है, 1 है, 4 है और 7 है, को बिना दोहराए, बिना किसी रिपीटिशन के यदि एक साथ प्रयोग किया जाए, लाया जाए, तो उससे बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ऐसा स्कूल कक्षा हम लोग 3 या 4 में पढ़ते थे। हमारे पास कुछ डिजिट दी जाती, जैसे यहाँ पर दिया गया है 0 है, 1 है, 4 है और 7 है। मेरे को कहा जाए इसे लार्जेस्ट बना दो, तो लार्जेस्ट देखो बनाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी में भी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर formed by the digits 0, 1, 4, 7 without any repetition of the digits using all of them at a time। अब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं तो सबसे बड़ा कौन होगा, बोलो 7 होगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। आप शुरू से बड़े से छोटे में लिख दें, ये हो गया लार्जेस्ट। यहाँ समस्या होती है स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट किस लिए समस्या होती है कि अगर आप शुरुआत 0 से करोगे तो वह 0 जैसे स्टार्ट होगा किसी नंबर के, तो वह नंबर 4 डिजिट की नहीं रह जाएगी, वह नंबर 3 डिजिट की हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि 0 और 5 है, आप 0 और 5 को क्या बोलेंगे, अगर हम इनको एक साथ लिख देते हैं ऐसे, तो यह सिंगल डिजिट नंबर, इट्स नॉट 2 डिजिट नंबर, यह 2 अंक की संख्या नहीं है। हाँ, अगर 5 के बाद 0 लिखते हैं तो यह 2 डिजिट की संख्या है। इसीलिए जब भी कभी आपको 0 भी दे दिया जाए कॉम्बिनेशन में और निश्चित तौर पे देगा, तो 0 को छोड़ के सबसे छोटी मतलब आफ्टर द 0 कौन है, 1 है, देन आप 0 यूज कर सकते हैं। 1, 0, 4 और 7 अंतर करना है तो घटाना पड़ेगा, 10 से 7 3 होगा, 10 से 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका 7 से 1 6 हो जाएगा, 6 3 6 3 6 3 6 3 द राइट सोल्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 6 3 6 3 इज द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट सोल्यूशन जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। होप सो आपने यहाँ पर अच्छे से देखा, समझा, पहले प्रश्न का उत्तर आपने नोट भी किया। ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम में बिना किसी कंफ्यूजन के। देखिए, जब लार्जेस्ट बनाना होगा तो कोई डाउट नहीं है, स्मॉलेस्ट में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 0 को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं 0 से, क्यों, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो इट बिकम 0 1 4 7, सो वह 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, नॉट अ 4 डिजिट नंबर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जिससे कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पर समझिए और प्लीज उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर नहीं समझे तो नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित में कौन आंकड़ों के आलेखीय, आलेखीय मतलब होता है ग्राफिकल, निरूपण, रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग नहीं दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग द डेटा ग्राफिकली, मतलब ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनकी मदद या इनका उपयोग कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नहीं प्रेजेंट करता है। सबसे बात पहले मैं करूं चित्रालेख, जिसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। आप कुछ सिंबल, कुछ इमेजेस का यूज करते हैं, व्हाट्सएप जब खेलते हैं हम लोग, व्हाट्सएप करते हैं तो कुछ इमोजीज भेज देते हैं, थंब भेज देते हैं, अपने एक्सप्रेशन भेज देते हैं। कहीं पर हम जाते हैं तो सिग्नल्स लगे होते हैं जो बता देते हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल के अराउंड आपको प्लस सिंबल दिख जाता है, स्कूल के अराउंड 2 बच्चे पीछे जो है बैग लिए दिख जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर इस हॉस्पिटल है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर और भी नेसेसरी चीजें हैं। पिक्टोग्राफ ग्राफ का ही प्रेजेंटेशन है, जिससे कि हम किसी चीज को इमेजिन कर पाते हैं। इट्स नॉट अ एग्जैक्ट फिगर बट इट्स अ रिप्रेजेंटिंग फिगर ऑफ एनी करंट सिचुएशन। किसी परिस्थिति को, किसी सिचुएशन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो यह एक ग्राफिकल मेथड है। पाई चार्ट भी एक ग्राफिकल मेथड है, जिसमें आप एक सर्कल बना करके विभिन्न विभिन्न चीजों को, विभिन्न विभिन्न अपने उपयोगों को अलग अलग सेक्टर्स के मीडियम से प्रेजेंट करते हैं, वृत्तखंड की मदद से प्रयोग करते हैं। पाई चार्ट भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। औसत एक मैथमेटिकल एवरेज है। औसत क्या है, मैथमेटिकल एवरेज, जिसमें आप किसी समूह, किसी कलेक्शन के लिए एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो उस पूरे समूह को प्रेजेंट करती है। लेकिन इसके लिए ग्राफ का उपयोग नहीं किया जाता, इसके लिए कैलकुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो यह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है। आयत चित्र, हिस्टोग्राम जिसको आप कहते हैं, जब आप कभी क्लास इंटरवल टाइप का डेटा देखते हैं 0 to 10, 10 to 20, इस तरह का डेटा, तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ पे इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आयत चित्र। पाई चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पाई चार्ट। पिक्टोग्राफ चित्रालेख, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर औसत मैथमेटिकल एवरेज है। औसत एक ऐसा मान है जो किसी समूह का रिप्रेजेंटेशन करता है न्यूमेरिकली। इसके लिए हमें कैलकुलेशन अप्लाई करनी पड़ती है। कहा जाता है कि औसत जो होता है वह समूह के सभी सदस्यों या सभी पदों का योग बटा उनकी संख्या होती है। मतलब इट्स अ कैलकुलेटिव प्रोसेस, एक ऐसी तकनीकी जिससे हम किसी समूह को डिसाइड करते हैं। यह इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा। होप सो आप सभी ने भी निर्धारित कर लिया होगा।
सी ऑप्शन औसत इस प्रश्न का करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न डन है। मैं चलता हूं तीसरे प्रश्न पर। आपको अगर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज बता दो। हाँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ नवाज खान, बाकी सभी लोग कैसे हैं मुझे बताएंगे। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप जरूर स्पष्ट किया करें। कम्युनिकेशन बना के रखें जिससे कि एक कनेक्टिविटी हमारी आपकी बनी रहे, हम सभी एक दूसरे के लिए जरूरत के समय सहायक सिद्ध हों, कि एक दूसरे के लिए वैल्यू करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आया है। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक, फलक मतलब होता है पृष्ठ, सरफेस। जैसे अगर मान लो आप मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल पे कितने सरफेसेस हैं। जैसे अगर हम मोबाइल उठा लें या कोई भी डिवाइस आप उठा लें, नाटा मोबाइल, जैसे ये देखिए घनाभ टाइप का होता है। अगर इसके सरफेस की बात करें, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक बगल है, एक बगल है, एक बगल है, एक बगल है, कुल 6 सरफेस है। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके सरफेसेस को अगर मैं कहूँ गिन के बताओ, तो एक फर्श है, एक छत है, एक बगल की दीवार, एक बगल की दीवार, एक बगल की दीवार, और ये सारे सरफेस रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आयताकार ही हमेशा रहे। क्वेश्चन क्या है कि मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक अर्थात पृष्ठ गिन रहे थे। उनके पास सबसे पहले आया क्यूब, घन। घन कैसे बनता है आप देखिए ऐसे, ये देखिए मैं बना रहा था, ये है घन। अगर आपको क्लियर है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बल्कि बोर्ड पे और ज्यादा इफेक्टिवली दिखता है जब आप मोबाइल से इसको देखते हैं। एक घन बना दिया, एक बेलन बना दिया, ये है बेलन, यह ध्यान से देखिएगा। और एक घनाभ बना दिया, घनाभ बना दिया। घनाभ सेम घन की तरह ही होता है, बस इसमें सभी साइजेस इक्वल होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं। तो घनाभ अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं, इसी की साइज को थोड़ा सा बढ़ा के नोटिस कर लो, तो जो घन होगा वो घनाभ बन जाएगा। क्लियर है, घन को भी आप घनाभ कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सभी घन आपको घन नहीं कह सकते हैं, बस उसमें सभी साइड्स इक्वल नहीं होने की गारंटी होती है, इसमें सभी साइड्स के इक्वल होने की गारंटी होती है। गोला, गोला जैसे गेंद होता है, आप देखे ही हैं गेंद है, ये है गोला। पूछा गया कि हमसे, मतलब हमारे पास 4 हैं, एक तो घन है, एक बेलन है, और एक बीच में घनाभ भी रख लीजिए जो घन की तरह ही रहेगा, और एक गोला है। इन सभी के कितने सरफेसेस होते हैं। इसमें आपको देखने समझ में आ रहा है कि एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, और यहां से 4 सरफेस, और फिर 5 सरफेस, और अंतिम में 6 सरफेस। मतलब कुल मिला के अगर सोचा जाए तो 6 सरफेस होते हैं। कैसे, रूम में देखिए फर्श है, छत है, बगल की दीवार, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, तो कुल 6 सरफेस इसमें है। 6 ही आपके घनाभ में होंगे। ठीक है, आप बात अगर बेलन की आई तो बेलन में सरफेस आप देखो, बेलन मतलब पाइप, सिलेंडर मत समझिएगा घर का जिससे खाना पकाया जाता है। बेलन मतलब वह ना समझिएगा जिससे रोटी बनाई जाती है। ये इस प्रकार का पेन का ही स्ट्रक्चर, इसको यहाँ से काट दो, एक पाइप का शेप बनेगा। इसका आउटर भी एक सर्कल बनेगा, पीछे भी एक सर्कल बनेगा। देखो एक सर्कल यह, एक सर्कल यह, और एक सरफेस यह, तो कुल 3 सरफेस इसमें होते हैं। बेलन में हमेशा 3 सरफेस होते हैं, गेंद में हमेशा एक सरफेस होता है, केवल एक पूरा ऐसे शेप ऐसे एक कलर से डिसाइड कर दिया जाता है। 6 सरफेस, 3 सरफेस, 6 सरफेस और एक सरफेस, 6 सरफेस, 3 सरफेस, 6 सरफेस, एक सरफेस। डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन आप नोट कर लीजिए। आपके लिए ये आसान प्रश्न होना चाहिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होना चाहिए। मतलब अगर आपको फिगर का विजुअलाइजेशन क्लियर है, फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यह फिगर क्या होता है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा इस फिगर के कितने सरफेसेस होते हैं। नोटिस किया आपने, घन में कितने हैं, बेलन में कितने हैं, घनाभ में कितने और गेंद में कितने हैं, तो हमने कंफर्म कर लिया कि 6, 3, 6, 1। इसमें डाउट किसी को हो तो प्लीज बता दें, कोई कंफ्यूजन है तो भी बता दें। तीसरे प्रश्न का उत्तर मैंने कर दिया है, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपके सामने है। क्लियर हो गई बातें। चौथा क्वेश्चन आप नोट करिए और प्लीज सभी लोग हमें इसका उत्तर आप दें, क्योंकि ये सब पेडोलॉजी के जब क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उन कॉन्सेप्ट, अच्छा एज ए टीचर आपको डिसाइड भी करना, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है। हाँ, कुछ अगर फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, तो उनके लिए हमको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इसको आप देखकर डिसाइड करके उत्तर बता सकते हैं कि प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 रिगार्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम का के महत्वपूर्ण लक्षण रूपक हैं। मतलब जो मैथ्स, देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम्स आर, जो गणित पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण फीचर्स या फैक्ट्स हैं वो क्या है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैरिकुलम एजुकेशनल कैरिकुलम ऑफ 2005,
2005 की जो शिक्षा नीति थी उसके अनुसार मैथ किस प्रकार की, मैथ के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। देखिए गणित बहुउद्देशीय एक सब्जेक्ट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैथ्स आता है तो सब आता है, ठीक है, मैथ अगर आएगा तो सब आएगा। मैथ से आपके अंदर एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, कुछ और भी सोचने समझने की क्षमता क्लियर होती है। बहुत सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अन्य विषयों में भी बहुत अच्छा कर लेते हैं क्योंकि उनके पास उस तरह की एबिलिटी होती है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने की। इसे वास्तव में महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। इट शुड बी एम्बिशियस एंड द कोहेरेंट, ये होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। इट शुड बी एक्टिविटी ऑर्डिनेटेड, इट शुड बी एक्टिविटी ऑर्डिनेटेड, बिल्कुल इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। इट शुड इंक्लूड मोर नंबर ऑफ समेटेटिव असेसमेंट। एक और है, मुझे इसमें नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसे समझ बोध से अधिक से ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए, ये भी गलत बात है, ये एक्टिविटी भी नहीं थी। इट शुड एम्फेसाइज द प्रोसीजर एंड नॉलेज ऑफ द फार्मूले ओवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने से ज्यादा इसने कहा फार्मूलों पे बल देना चाहिए, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। इसमें पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन अर्थात ए और बी राइट सोल्यूशन होगा। ए और बी किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ए और बी होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन 2005 की शिक्षा नीति में मैथ्स को लेकर के डिसाइड नहीं किए गए थे। यही चीज है ना, कुछ ऐसी चीजें होती जो अपनी सोच पे चलती है, कुछ चीजें ऐसी होती जो फैक्ट पे चलती है। तो यह फैक्ट पर ये चीजें जो है आपकी फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको तैयार करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें मैथ्स के साथ अप्लाइड है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग तैयार कर ले हमेशा के लिए, जिससे कि कभी भी आप प्रश्न आए तो आप उत्तर कराएं। अगला क्वेश्चन आ गया, एक शहर का तापमान 9 बजे, सुबह 9 बजे या कितने बजे, 9 बजे की बात है, हाँ 9 बजे है, ठीक है, 9 AM पर, 9 AM पर कितना देखा गया है, सुबह का तापमान जो था उस समय कितना था, 23.5 डिग्री सेल्सियस था। एक शहर का तापमान 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस था। प्रत्येक घंटे 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, बारिश हो रही है उस दिन, और टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। हर घंटे 0.7 डिग्री, हर घंटे 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे डाउनफॉल मतलब नीचे गिरता है। तो कह रहा किस समय मतलब कितने बजे 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाएगा। अब आपको अगर जैसे हम इतना थे और इसको हमें बनाना है 17.2, हमें देखना पड़ेगा ओवरऑल कुल गिरावट कितने की हुई। जैसे अगर आप 23, इस समय देखिए कंडीशन आप समझने की कोशिश करो, सुबह के 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था, बिल्कुल था, इसमें डिसाइड था। हम चाहते हैं कि मेरा तापमान, उस शहर का तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, क्योंकि हर घंटे 0.7 का गिरावट हो रहा है। मैं टोटल यहाँ पर गिरावट देखना चाहता हूँ, कुल टेम्परेचर कितना डाउन गिरा, इसके लिए इसको घटाना पड़ेगा। 13 से 7 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेगा, 6.7 डिग्री तापमान गिरेगा। और हर घंटे अगर इतना गिरता है तो इतना गिरने में कुल कितना समय लगेगा, आप समझिए। जैसे इतना हमको गिराने की आवश्यकता है और प्रति घंटे इतना डिग्री तापमान गिरता है, तो कितना घंटा लगेगा, इसके लिए 6.3 को 0.7 से डिवाइड कर दें, 7 9 63, कुल 9 घंटे लग जाएंगे। मतलब इतना तापमान डाउन करने के लिए या इतना होने के लिए कुल 9 घंटे का वक्त लग रहा है। कितने का लग रहा है, 9 घंटे का। यहाँ पर रात 9 बजे है तो सही, जाहिर सी बात हम इसको AM जो लिखे हैं, पहली चीज तो इसको PM लिख दीजिएगा, गलत लिखा मैंने, क्योंकि रात में अक्सर तापमान नीचे गिरता है, बिल्कुल सही बात है। दिन में बहुत कम ऐसी स्थिति होती जब तापमान नीचे गिरता है। रात के 9 बज रहे थे और यहां से हमको 9 घंटे ऐड करना है। 9 घंटे देखिए मैं ऐड करके आपको बताता हूं कि स्थिति क्या आएगी। जैसे आप किसी समय पर हैं, जैसे यहाँ पर आप 9 बज रहा है, 9 PM हो रहा है, रात के 9 बजे, 9 जोड़ना है तो पहले 3, तो इसको 12 बजाओ, 12 बजेगा 3 घंटा, तो 12 नून हो जाएगा, 12:00 हो जाएगा। इसमें 6 और जोड़िए तो 6 जोड़ने पर 6 AM हो जाएगा। सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बजे तापमान अपना कितना रहेगा, 17.2 डिग्री रहेगा। इसका राइट सोल्यूशन यहाँ पर 6 AM है। ध्यान से देखिए, रात के 9 बजे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अब ने डिसाइड कर लिया कि भैया अब हम 9 घंटे आराम करेंगे,
9 घंटे आराम करने का मतलब सुबह के 6 बजे। जैसे ऐसे सोचा करिए, रात के अगर आप 12 बजे सो रहे हैं, एग्जैक्ट आपकी नींद लगती है 12 बजे, अब जितने बजे सो के उठेंगे उतने घंटे आप सोए हैं। 6 बजे सो के उठिए 6 घंटे सोए हैं, 7 बजे सो के उठिए 7 घंटे सोए हैं, 8 बजे सो के उठिए 8 घंटे सोए हैं। आपकी क्षमता क्या थी? अब यह 9 ही बजे की बात कर रहा है कि हमने वह काम 9 बजे शुरू कर दिया, तो 9 से 12 में 3 घंटे लगे, 3 से और आगे 6 बढ़ा दीजिए क्योंकि 9 घंटे की बात है। तो सुबह के 6 बजे यह तापमान इतने डिग्री पहुंच जाएगा, क्योंकि हर घंटे 0.7 डिग्री का टेम्परेचर फॉल होता है, गिरता है। टोटल इतना गिरा है, तो 9 घंटे का समय लगा था। राइट सोल्यूशन यहाँ पर प्रश्न का हल हो चुका है। आया नहीं कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मुझे एक बार कंफर्म करिए। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर से देखिए, हर घंटे इतना गिरता है, शुरू में इतना था 9 बजे, इतना अगर गिरता और चाहते हैं हमें इतना हो जाए, तो सोचो कितना कुल गिरना चाहिए? 6.3। 6.3 को इससे डिवाइड करें, कुल 9 घंटे लगेगा। 9 अगर हम 9 PM में जोड़ेंगे तो सुबह के 6 बज जाएगा। एक बार देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। इसमें कोई इतना बड़ा इशू इस प्रश्न में है नहीं, बस केवल लॉजिकली सोचना है और कुछ नहीं। कोई अगर पेन कॉपी ना भी उठाएंगे तब भी आप इस प्रश्न का हल करके आएंगे, यही ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिए। 3 मित्र हैं, क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। ऐसे इसमें कितने लोग हैं जिसके फोन पर हर घंटे, हर आधे घंटे, हर 20 मिनट पर मोबाइल में मैसेजेस आते हैं? बहुत कम लोग होंगे जिनके नहीं आते होंगे। आजकल तो ऐसे ऐसे ग्रुप बने होते हैं जिसमें आप जुड़े होते हैं, आपके पास संदेश आते ही आते हैं। 3 मित्र हैं, एक का नाम M1 है, दूसरे का नाम M2 है, तीसरे का नाम M3 है। इसके मोबाइल पर हर 20 मिनट बाद एक संदेश आता है, इसके मोबाइल पर हर 30 मिनट बाद एक संदेश आता है, इसके मोबाइल पर हर 45 मिनट के बाद एक संदेश आता है। तो इस तरह से इनके मोबाइल पर संदेश आते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया हम लोगों को एक ऐसी जगह पहुंचना है जहां पे हम सभी के मोबाइल साथ साथ बजें, मतलब सबके मोबाइल संदेश साथ ही आए। जी मेरा नहीं आता है, मेरे में जो है बहुत लेट आता है। और 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट, हम एक ऐसा समय सोचेंगे जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। वही वह समय होगा जब तीनों के मोबाइल पर साथ साथ संदेश बजेंगे। जैसे इसका 20 मिनट बाद बजता है, फिर 40 मिनट बाद बजेगा, फिर 60 मिनट बाद बजेगा, फिर 80 मिनट बाद बजेगा। इसका 30 पर बजता है, फिर 60 पर बजेगा, फिर 90 पर बजेगा, फिर 120 पर बजेगा। इसका 45 पर बजता है, फिर 90 पर बजेगा, ठीक है, फिर आपका 135 पर बजेगा। ऐसा कौन सा समय होगा जब सभी मोबाइल साथ साथ ब्लिंक करेंगे, मतलब सबके संदेश एक साथ आ जाएंगे? वह ऐसी संख्या होगी जो तीनों से कट जाए, 20 से, 30 से और 45 से, अर्थात इनका एलसीएम होगी। इनका एलसीएम आपको डिसाइड करना है। जब भी कभी किसी का एलसीएम डिसाइड करना हो तो सबसे बड़े के पास जाया करिए। बड़ा कौन है? 45। 45 इनमें से किसी की टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 45 का पहाड़ा पढ़ा अगर आता है तो दूना 90 होता है। 30 के पहाड़े में तो आएगा बट 20 में नहीं। 45 गुणे 3 कर दे 135 नहीं आएगा, बट 45 अगर 4 कर दे तो 180 आएगा। 180 इसके पहाड़े में भी आएगा, इसके भी पहाड़े में आएगा। 180 मिनट वह समय होगा जब सभी के मोबाइल में साथ साथ संदेश बजेंगे। अभी यहां पर अगर सबके मोबाइल पे साथ साथ बजा है संदेश, तो अब 180 मिनट बाद सभी के मोबाइल पर साथ साथ संदेश बजेंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बजेगा ना? 180 मिनट बाद भैया बजेगा, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, क्योंकि इसने पूछा है कि उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे? 180 मिनट बाद वे लोग संदेश एक साथ पुनः प्राप्त करेंगे। क्या 180 मिनट है किसी में? नहीं। याद रखिएगा, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। तो कभी भी आपको जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो आपको तुरंत 60 से भाग करना चाहिए। करेंगे तो 3 घंटे बाद वे ऐसा समय, मतलब 180 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 180 मिनट को घंटे में लिखेंगे 3 घंटे आएंगे। और 3 घंटे बाद वे एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे हर 3 घंटे के बाद। जैसे अगर एक बार 9 बजे पा जाएंगे, फिर 12 बजे मिलेगा, फिर 3 बजे मिलेगा, फिर 6 बजे मिलेगा, फिर 9 बजे मिलेगा। हर 3-3 घंटे बाद उनको संदेश मिलता रहेगा। यही स्थिति है और डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 3 घंटे यहां पर इस प्रश्न की करेक्ट आंसर है। छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे प्रश्नों पर हमेशा अपने को फोकस्ड रखिएगा, मिल जाता है एग्जाम में और हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने कोशिश करी कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अगला बढ़ता हूं। एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं सुबह जो 7 बजे वीडियो देता हूं उसमें अगला एक पार्ट दूंगा मैं मानचित्र का। कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमें कोई एक बड़ी जमीन है, एक बड़ा सा लैंड है, बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को पन्ने पे बना दिया जाता है। पन्ने पे बना देने का मतलब होता है कि एक स्केल फैक्टर का यूज करना। जैसे वहां पे अगर जमीन पर कोई कुछ किलोमीटर है, जैसे अब भारत का नक्शा आप पन्ने पे तो पढ़ते हैं, विश्व का नक्शा आप पन्ने पे पढ़ लेते हैं, होता क्या है, एक स्केल फैक्टर यूज किया जाता है। स्केल फैक्टर में कुछ हजार किलोमीटर को कुछ सेंटीमीटर से दिखाने की बात की जाती है। इंजीनियर दिखाते हैं, वो लिख देते हैं ऊपर कि इतना किलोमीटर बराबर इतने सेंटीमीटर। अब अगर कहीं 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लिख दिया है, तो किसी लाइन पर अगर 50 किलोमीटर होगा, क्योंकि 10 को अगर 1 बोल रहा है तो 50 को 5 सेंटीमीटर से प्रेजेंट करेगा, वो इफेक्टिवली एक सेम रेशियो से ही बढ़ेगा। लेकिन आप मेजरमेंट के लिए किसी चीज को बुनियाद के तौर पर या एक स्केल फैक्टर के तौर पर मानकर चलते हैं। इस प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही है कि स्थान ए से स्थान बी, दो स्थान है, ध्यान से देखें, इनकी जो दूरी है मानचित्र पर 8.7 है। मानचित्र पर केवल 8.7 ओबी सेंटीमीटर बनाया गया है। ये मैप है और इस मैप पर स्थान ए से स्थान बी की दूरी को केवल 8.7 सेंटीमीटर बनाया गया है। अब ये स्थान ए और स्थान बी हो सकता है बहुत दूर दूर हो जमीन पर, धरातल पर, लेकिन मैप पर भैया केवल इतने सेंटीमीटर से ही इसको प्रेजेंट किया गया है। आगे पूरी कहानी पढ़िए। यदि मानचित्र पर ऊपर लिखा गया था कि 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर भूमि पर 2 किलोमीटर है, मतलब ऊपर लिखा गया था कि यदि यहां पर जब, मतलब उसका कहना था कि हम हर 2 किलोमीटर को 1.5 सेंटीमीटर से प्रेजेंट कर रहे हैं। हम जमीन पर जो 2 किलोमीटर है ना, उसको 1.5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। तो हमसे पूछा गया था दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमको मीटर में बतानी है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको क्या बतानी है, मीटर में बतानी है। लेकिन यह किलोमीटर है, याद रखिएगा, सारे मेजरमेंट दिमाग में सेट करके चलिएगा। 1.5 ये आपको दिया गया है कि जहां जहां 1-2 किलोमीटर होगा वहां वहां मैं 1.5 सेंटीमीटर दिखाऊंगा। हमने कितने सेंटीमीटर दिखाए हैं, 8.7। हम इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, सुनिए, 1.5 अगर 2 है तो 8.7 कितना होगा, ये वाला देखो कितना किलोमीटर होगा। मैं लिख के दिखाता हूं। 0.1 अंक पे है इसका और इसका हटा दे, हटा दिया। 3 × 5 = 15 होता है, 3 दूना 6, 3 9 27, 29 होता है। 29 दूना 58 होगा और 58 को 5 से भाग करें, 5 1 के 5, 5 1 के 5 और 5 अंक 30, 11.6 किलोमीटर आया। मतलब जो एक्चुअली मैप पर इतना था वह सही सही 11.6 किलोमीटर है। ये रियल डिस्टेंस है। मैप पर डिस्टेंस इतनी थी, रियल में डिस्टेंस इतनी है। 11.6 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे, आपको जानकारी है, सबको जानकारी है, आपको ही नहीं, 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 मीटर होता है कि नहीं। 11.6 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 6, 3 जीरो बढ़ा दें, 1 अंक पे दशमलव लगा दें, 11,600 11,600 मीटर से सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मतलब मैप पर जो 8.7 सेंटीमीटर था वास्तविकता में 11.6 किलोमीटर है। उस किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल रहा है 11,600 मीटर। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस प्रकार से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके सामने है। होप सो क्लियर हुआ होगा। देखो आज का सेशन मैं आपको पहले से कंफर्म कर दूं, प्राइमरी जूनियर का कॉम्बिनेशन है। प्राइमरी के भी मैक्सिमम प्रश्न है लेकिन जूनियर के भी कुछ प्रश्न है, इफेक्टिव है, अच्छे हैं। सभी लोग मेंटेन रहिए और तैयार करिए हर प्रश्नों को। जितने प्रश्न आप यहाँ से रेडी करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर क्वेश्चंस को रेडी करके चले। सारे वही प्रश्न और इफेक्टिव हैं जो आपकी परीक्षा में आपको दिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूं, लीजिए। एक पेडागॉजी का क्वेश्चन इस टाइप का बन रहा है, कैसे पढ़ा जाएगा समझिए। एक गणित की कक्षा में, कक्षा के समक्ष, मतलब एक गणित की कक्षा थी, पूरा स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, समक्ष निम्न प्रश्न रखा गया। प्रश्न क्या रखा गया, 4 अंकों 7, 8, 4 और 6। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को क्लियर सभी लोग करिएगा जिससे गलत ना हो पाए। मतलब हर चीज को एकदम इफेक्टिवली और अच्छे से तैयार करिएगा। निम्न प्रश्न रखा गया, 4 अंक की संख्या लीजिए। इसने कहा कि आप 4 7 ले लो, 8 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो।
इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाए कि कोई भी अंक उनमें दोबारा ना आए। अभी जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने रीड किया था, स्टार्टिंग का पहला ही क्वेश्चन था, कुछ डिजिट आपको दिए गए थे, उनकी मदद से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी थी। अगर मेरे को लार्जेस्ट बनाना हो मैं बना दूंगा। लार्जेस्ट बनाएंगे तो 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 4 होगा। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। बना दिया हमने, ठीक है। यही बताया, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद अगर आप किसी एक क्लास में इसको देंगे तो डिफरेंट जेन्युइन सी बात है कि बच्चे जो है अलग अलग आंसर देंगे, ये तो कन्फर्म है। वे छात्रों से पूछती है, जो शिक्षिका है जिसने इस क्लास को यहाँ पर जो रन करा रही है क्लास टीचर, वे पूछती हैं आपने जो 2 संख्याएं बनाई है ये दोनों, उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए, कि अंकों का क्रम सोचिए, सीक्वेंस सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कभी कभी कोई टीचर नहीं पूछते हैं क्लास में कि बताओ कैसे बना, जैसे हम कह रहे उत्तर तो दीजिए। कभी कभी होता है कुछ बच्चे उत्तर याद किए रहते हैं आंसर, हमारी क्लास में भी होता है, हम कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते तब तक आंसर आ जाता है। मैं पूछ नहीं पाता हूं आप लोगों से, लेकिन पूछने की हमारी इच्छा होती है कि भैया कहां से लाए हो। अगर उत्तर दे रहे हो तो ये भी बताना कैसे दे रहे हो, कहां से आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे नहीं बताते हैं। टीचर ने पूछा कि लिख तो दो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूजिंग दिस नंबर, बट हमें यह भी बताना कि आप उत्तर कैसे लिख रहे हो, कैसे बनी। अपनी क्रियाविधि को लिखिए, अपनी एक्टिविटी को समझाइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन उपर्युक्त के संदर्भ में अति उपयुक्त है? सबसे बेस्ट एक्सप्रेशंस यहाँ पर निम्नलिखित में, मतलब सीधी सी बात है। इन नंबर्स को दिया गया था क्लास में, टीचर्स ने कहा था स्मॉलेस्ट बनाओ, लार्जेस्ट बनाओ, बट केवल बनाओ ही नहीं, अपनी एक्टिविटी को प्रेजेंट करो कि हम लार्जेस्ट बना रहे हैं तो कैसे और स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो कैसे। मैंने लार्जेस्ट बनाया तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ध्यान ये भी रखना है कि अंक 4 रहें। मैंने स्मॉलेस्ट बनाया तो इसमें तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ध्यान ये रखना है कि अंक 4 रहे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन चारों में कौन उपयुक्त है इस सिचुएशंस के लिए? पहला है, छात्रों को अपने ही उत्तरों को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को आंकने में लगने वाले अपने समय को बचा रही है। क्या टीचर का उद्देश्य यह होता है कि उसने कह दिया तुम लोग सोचो लिखो, इसका मतलब टीचर अपना समय बचा रही है और बैठी है क्लास में? यह उद्देश्य अध्यापक का नहीं होता है। ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं कि चलो काम देकर थोड़ी देर आराम कर दे। अध्यापक एज ए टीचर जब आप भी पढ़ाएंगे या पढ़ाते होंगे तो आपके मन में भी कभी कभी यह आता होगा कि हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और देकर थोड़ी देर हम रिलैक्स करते हैं, या वो बच्चे आंसर देंगे तो उससे हम मैच करा लेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यह सोचना गलत है। यह उद्देश्य कभी अध्यापक का जेन्युइन उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही है। ऐसा थोड़ी है कि आप डिसिप्लिन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट उपयोग में ला रही हैं। अनुशासन बनाना मतलब अपने तर्कों से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से सिचुएशंस को रियलाइज करा के अध्यापक बनाए, ना कि प्रश्न देकर अनुशासन बनाए। प्रश्न हमेशा क्रिएटिविटी के लिए दिया जाता है, मतलब आपके अंदर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, आपको नई चीज सीखने के लिए दिया जाता है। इसके लिए थोड़ी के अनुशासन बनाए, गलत है। शिक्षिका छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को, एकदम सही बात है, वह एक्चुअली यह जानना चाहती है कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, उसका आंसर किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उसके अंदर वह क्रिएटिविटी डेवलप है कि नहीं है, वह सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो इसलिए इसके लिए सी ऑप्शन। देखिए अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सी लगा के आएंगे। जो नहीं भी पढ़ा है बिल्कुल एक अक्षर, वो भी सी लगा के आएगा अगर पूरे शब्दों को सही तरह से पढ़ लेता है तो। शिक्षिका उन छात्रों को अमित कर रही है, हाँ, जिन्होंने सही उत्तर दिया है, ताकि वे उत्तरों को फिर दोबारा से जांच कर। ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। और आप ऐसे ही समझ रहे होंगे तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि मैंने सी का सिलेक्शन क्यों किया है। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ क्लियर हो रही बात है कि नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन आया, म्याऊ एक खेल है। ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में और पूछा जा भी सकता है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा। म्याऊ एक खेल है। कभी कभी देखिए टेबल खेल खेला जाता है, जैसे कुछ लोग घूमते 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 एक सिचुएशन पार कर सिंगिंग टेबल बनाई जाती है राउंडिंग टेबल में। ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रकार के खेल क्रिएटिविटी के माध्यम से बनाए जाते हैं। जी मेरा मैसेज आया, सही बात है। म्याऊ एक खेल है। म्याऊ
खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े हैं होते हैं। ये देखो एक गोला है, यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े होते हैं, उनको कैसे बोलना है सुनिए। एक खिलाड़ी बोलता है एक, पहला बोला एक, दूसरा बोलेगा दो, तीसरा बोलेगा तीन, चौथा बोलेगा चार, पांचवा बोलेगा पांच, छठा बोलेगा छह, सातवां सात ना बोलकर बोलेगा म्याऊ। क्या बोलेगा? म्याऊ। सातवां क्या बोलेगा? म्याऊ। आठवां बोलेगा आठ, नौवां बोलेगा नौ, दसवां बोलेगा दस, ग्यारहवां बोलेगा ग्यारह, बारहवां बोलेगा बारह, तेरहवां बोलेगा तेरह, चौदहवां बोलेगा म्याऊ। मतलब जो सात या सात से कटने वाली संख्या है वहां पर खिलाड़ी बोलेगा म्याऊ। गलती से कभी कभी लोग नहीं बोलते हैं, सात को सात बोल देते हैं, जो जैसे बोलेगा गेम से हट जाएगा, वो हार जाएगा। बात समझिए। आपको एक नंबर, जैसे आज 4-5 लोग खड़े हो जाइए और कहिए कि डिसाइड करना है हम लोग को सात या सात से कटने वाली संख्या, मतलब 7 पर, 14 पर, 21 पर, 28 पर, 35 पर, जो 7 के पहाड़े में आ रही संख्याएं, वहां पर आपको बोलना है म्याऊ। ठीक है, क्या बोलना है? म्याऊ। अब यहां पर जो खिलाड़ी नहीं बोल पाता उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है। पूरी पढ़िए। 7 या 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, उस पर संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाले खिलाड़ी जीत जाएगा। ठीक है। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में किस समूह की संख्याएं आने पर म्याऊ बोलना होगा? मतलब वह समूह जिसमें सभी अंक 7 से कट रहे हों, वह समूह जिसमें सभी अंक 7 से कट रहे हैं। 7 दूना 14 कटेगा, 7 दूना 14, 6 नहीं कटेगा, इसको खत्म कर दो, ये नहीं आएगा। 7 दूना 14, 7 एक के साथ, 7 दूना 14, 3 नहीं कटेगा, इसको भी खत्म कर दे। 7 एक के साथ, 7 9 63, ठीक है। 7 दूना 14 कटेगा, 7 दूना 14, 7 9 63, ये सी ऑप्शन। यहां पर सी में देखिए 133 है, 7 से कट जाएगा, 154 है, 7 से कट जाएगा, 203 है, 7 से कट जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 7 से कटने वाली संख्याएं हैं और इन संख्याओं पर खिलाड़ी को म्याऊ बोलना है, ना कि यहां पर उनको नंबर बोलना है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। 9वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। होप सो क्लियर है सभी को। आगे बढ़ा जाए। यस, हाँ। 10वां नंबर देखिए, एक और अच्छा प्रश्न, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। निम्नलिखित कथनों को पढ़े। त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, स्टेटमेंट पहले को पढ़ रहा हूं। एक त्रिभुज में कोण बी 90 है, मतलब ऐसे बना है एबीसी और बी आपका 90 है। इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। एक आयत था, ऐसे यहां बनाऊंगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा। एक आयत था, ऐसे यहां बना देता हूं आयत, जिसकी लंबाई 6 थी और चौड़ाई 4 था। कह रहा जो इसका एरिया होगा, इस त्रिभुज का एरिया इसके एरिया के बराबर है। इसका एरिया भैया 6 चौके 24 है, 6 चौके 24 है। अगर हम लोग आयत की बात करें तो आयत का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 24 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज ऐसे बना है, जिसको हम बेस कहेंगे, इसको हाइट कहेंगे, इसको कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूज, मतलब इसको आधार कहेंगे। हिंदी में देखिएगा, आधार है, लंब है और एक कर्ण है। ये नियम है, पाइथागोरस का भी नियम आपको क्लियर होगा। मैं आपको और भी जो चीजें पॉसिबल है क्लियर करता हूं। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होता है? जब त्रिभुज समकोण है तो 1/2, पहले तो क्षेत्रफल 1 2 24, क्षेत्रफल की जगह 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं, b इंटू एच बराबर, अगर 24 है तो बी एच बराबर 48 हो जाएगा। मतलब आधार और ऊंचाई का प्रोडक्ट, आधार और ऊंचाई का प्रोडक्ट आपका 48 होगा, इसमें डाउट नहीं है। मतलब बी रिलेटेड है यस से, यह कहानी आपको क्लियर हो चुकी है। और आगे बढ़ता हूं। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या बताता है कि 90 डिग्री का कोण है, इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। कंफर्म हो गया इतना। इसके बाद कर्ण और आधार के बीच का अंतर, जैसे ध्यान से देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। कर्ण और आधार, कर्ण ए है, आधार ए है, एच माइनस बी, अंतर कितना है? 6 सेंटीमीटर। कर्ण और लंब का अंतर एच माइनस एच बराबर 3 है। त्रिभुज एबीसी के कर्ण की माप के लिए हमें त्रिभुज एबीसी का कर्ण निकालना है। निम्नलिखित में क्या विकल्प होना चाहिए जो सही आंसर है? आप समझने की कोशिश करिए, क्लियर हो जाएगा। कर्ण का नियम होता है, अगर हम बात करें यहां पर पाइथागोरस की, तो एच बराबर √b² + h², मतलब कर्ण बराबर
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग अंडर रूट में कर दे तो आपको कर्ण मिल जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी। केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जो कथन 1 में डेटा दिया गया है क्या वही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो। अगर देखो भाई केवल हमें प्रोडक्ट पता होगा तो हम इस कथन 1 के डेटा से हम कर्ण नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आपको इनका प्रोडक्ट तो क्लियर है बट इनका रिलेशन इनके साथ क्लियर नहीं है ना। आपको कथन 1 में क्या पता है कि समकोण है और इनकी भुजाओं का प्रोडक्ट क्या है, b इंटू एच 48 है। ये हमको इतनी जानकारी है, इससे हम केवल कर्ण नहीं निकाल पाएंगे। b और h के प्रोडक्ट बराबर 48 से हम कर्ण हाइपोटेन्यूज तब निकाल पाते जब हमारे पास इनके जोड़ के बीच में संबंध होता। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 मैंने बता रखा था और कर्ण और लंब का अंतर यहां पर 3 था। दूसरा, केवल कथन 2 दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त है। यहां पर पहली चीज ध्यान से देखिए, एच को खत्म कर सकते हैं, माइनस कर दो प्लस कर दो, माइनस से खत्म हो जाएगा तो b माइनस एच भी 3 हो जाएगा। मतलब मैं समझ गया हूं इसका अंतर 6 का है, इसका अंतर 3 का है और इसका भी अंतर 3 का है। मैं अगर 3 भुजाओं के बीच का अंतर क्लियर हो गया तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस के हिसाब से, जिसका क्षेत्रफल भी क्लियर हो जाएगा। जिसका क्षेत्रफल भी देखो, अगर हम लोग सोचें तो क्षेत्रफल जैसे 6 है 3 है, मतलब हम क्षेत्रफल भी क्लियर कर लेंगे और हम लोग एरिया मतलब हम इस कर्ण को भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए केवल दूसरा स्टेटमेंट ही पर्याप्त है। सेकंड स्टेटमेंट जिसमें आपको कर्ण और आधार का अंतर, कर्ण और लंब का अंतर दिया गया है, तो आप कंफर्म है कि हम लोग आधार और कर्ण का भी अंतर निकाल ले रहे हैं। इससे हम तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं। तीनों भुजाएं निकल गई तो कर्ण भी निकल जाएगा। देखिए यहां पर आपको कंफर्म हुआ कि नहीं, b माइनस एच आपका 3 आया है, बिल्कुल आया है। तो आपको तीनों भुजाओं के बीच जब अंतर हो गया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें हम अगर 2 भुजाएं हमको पता है तो हम तीसरी भुजा, या हम ऐसे कहते जैसे कौन कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती हैं, 6 8 10, क्योंकि 6 का वर्ग 8 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर होता है जोड़ दिया जाए तो 5 12 13। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये समझना है कि आपको 2 ऐसी भुजाएं जिसमें जैसे देखो एच और बी का अंतर पता है, बी और एच का अंतर पता है, पता चल गया, और एच और एच का अंतर पता है। अगर हमें इस तरह से रिलेशन क्लियर है तो हम इस दूसरे ऑप्शन की मदद से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, अर्थात कर्ण का मान निकाल सकते हैं। पहले ऑप्शन से नहीं, इस बी ऑप्शन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मतलब सेकंड कंडीशन इज परफेक्टली एबल टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ क्या, हाइपोटेन्यूज, कर्ण। ये थोड़ा सा प्रश्न आपका अपने लेवल का स्टैंडर्ड था। मैंने जैसे बताया, देखो ध्यान से, ये स्थिति थी इसकी, आपको समझना चाहिए। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप देखिएगा, यहां पर 90 था, ध्यान से देखिएगा। इसका जो एरिया था ना, इसके एरिया के बराबर था, एक 6 था एक 4 था। अब इसका एरिया ध्यान से देखिए क्या होगा। इसका एरिया हालांकि इससे कोई मतलब नहीं निकला, 24 होगा। अगर आप इसको आधार कह रहे हैं, इसको आप लंब कह रहे हैं, इसको आप कर्ण कह रहे हैं, ठीक है, यही स्थिति है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग को कहा जा सकता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर आपको क्षेत्रफल दिया है, अर्थात मैं लिख सकता हूं आधार गुणे ऊंचाई बराबर 48। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा था। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा था कि कर्ण और आधार का, कर्ण माइनस आधार बराबर आपको 6 दिया था, इसका और इसका अंतर। कर्ण और लंब का, कर्ण और लंब का अंतर आपको 3 दिया था, इसका और इसका अंतर। हम चाहें तो यहां से इन दोनों का भी अंतर निकाल सकते हैं, इन दोनों का अंतर भी निकाल सकते हैं। हमको एक्चुअली पूछा गया कर्ण क्या होगा। अगर मुझे कर्ण निकालना है तो हमारे लिए पहला स्टेटमेंट कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी है कि दूसरा स्टेटमेंट सेटिस्फैक्टरी है कि दोनों नहीं है कि एक उसमें कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी है। तो आप अगर देखो जैसे इससे घटा दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस से खत्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं लंब और आधार का डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस भी 3 है। अब 3 भुजाएं ऐसी हम सोच सकते हैं जिसमें इसका अंतर 6 का हो, इसका अंतर 3 का हो, इसका भी अंतर 3 का हो, जो कि पाइथागोरस के नियम को भी फॉलो करे, जिनका क्षेत्रफल 24 आए। ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम क्लियर कर सकते हैं। इसमें दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे हम 15 ले लें, 9 ले लें, 15 9 9 6 15, और यहाँ 6 ले लें, 6 ले लें, 9 ले लें, 15 ले लें।
तो 36 हो गया, 81 हो गया, 15-15 में। अभी ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इससे नहीं काम चलेगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारा बस इतना ही उद्देश्य था यहाँ बताने का कि सेकंड ऑप्शन से हम कर्ण निकाल सकते हैं बस। ठीक है, ये हमने समझाया। एक बार ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्नों को मैं कहूंगा ध्यान से और देख लिया करें, दिक्कत नहीं होगी। 11वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Which of the following is not related with the process of mathematical या मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग, जो शिक्षण से संबंधित नहीं है। अपने पास कुछ ऑप्शंस हैं, अमूर्तन, आप बताइएगा, एब्स्ट्रैक्शन, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, इष्टमीकरण, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, रटकर याद करना, रटांत। बताइए कौन सा इसमें गणितीय शिक्षण का पार्ट नहीं। एकदम वर्बल है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तन, चिंतन, ये सब, इन्वेस्टिगेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट यूटिलाइज करना, बेस्ट निकालना, इन्वेस्टिगेशन जांच करना, अमूर्तन एब्स्ट्रैक्शन एक सिचुएशन क्रिएट करना। क्या रटकर याद करना कोई एक शिक्षण की प्रक्रिया होती है? नहीं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं रट लीजिए, रट करके हम कर लेंगे, बट रटना हर जगह इफेक्टिव नहीं हो सकता है, रटना कुछ ही जगह इफेक्टिव हो सकता है। तो रट कर बताना कोई मैथमेटिकल प्रोसेस बताने का सही उपयोग कभी नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन बिना करे 1 सेकंड में आंसर आप बता सकते हैं। 11वें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आइए पढ़िए। दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मेरे पास कुछ अंक हैं, 15, 8, 13, 1, 23, 15 और 20 और 1। देखो माध्य क्या होता है? योग बटे संख्या। ध्यान से देखिएगा, माध्यिका क्या होती है? संख्याओं को समूह में लिख दे, संख्याओं को समूह में लिख दे। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि सबसे बेस्ट यूटिलाइज करना। जैसे अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेस हैं, मतलब एक समय ही मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा रिसोर्स है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब समय ऑप्टिमाइज करना। आप अपने समय का सबसे बेहतर उपयोग करिए, उसी को कहते हैं ऑप्टिमाइज करना। आपको 10 रुपए मिले हैं तो आप 10 का सबसे बेस्ट उपयोग करो अपने घर में जो आपको मिला है, यही होता है ऑप्टिमाइज करना। ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को, जो अगला है। माध्य मतलब क्या होता है? योग बटे संख्या। जो आंकड़े दिए हैं आंकड़ों को जोड़कर पदों की संख्या से डिवाइड कर दे, माध्य आएगा। माध्यिका मतलब होता है कि समूह को सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में लिखो, जो बीच में है। जैसे 5 उंगलियां, बीच की फिंगर, मिडिल फिंगर, वही मीडियन है। 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अर्जुन हो गए मीडियन, जो बीच में है वो मीडियन है। राम भगवान, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 लोग थे। अब 4 लोग थे तो यहां पर 2 लोग माध्यिका हो गए, इनका औसत निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे छोटे से बड़े की तरफ लिखिए। अगर हम माध्यिका की बात कर रहे हैं, पहले माध्य निकाल देते हैं, सबको जोड़िए। 15, 8, 23, 23, 10, 33, 3, 36, 36, 1, 37, 37, 20, 57, 3, 60, 75, 95, 1, 96 बटा संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 8, 96, 12 आई माध्य। माध्यिका के लिए छोटे से बड़े पे लिखिए। 1 कितनी बार है? 2 बार, फिर 1। अब छोटा कौन है? 1 के बाद 8, चलो 8 के बाद 1 खत्म हो गया है। 8 के बाद कौन आ रहा है? 13, 13 लिख देते हैं, 13 खत्म हो गया। 15 2 बार है, 15 और 15 लिख दिया, 15 गया, 15 गया। वैसे भी माध्यिका का नियम होता है कि जैसे 8 डेटा है, अगर डेटा कुल 8 है तो 8 बटा 2 कर दीजिए, चौथा डेटा निकालना है और 5वां डेटा निकालना है। तो पहला निकल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा निकल गया और 5वां भी निकल गया। अभी छठा, 7वां, 8वां है आपके पास। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करें। 13 + 15 बटा अगर 2 करूंगा तो 28 बटा 2 14 आएगा। माध्यिका 14 है, माध्य 12 है। कौन बड़ा कौन छोटा कंपेयर कर लीजिए। देखिए माध्य माध्यिका से अधिक है, गलत है, क्योंकि माध्य माध्यिका से कम है। माध्यिका माध्य से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। माध्यिका 14 है और माध्य कितना है? 12 है। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो बी ऑप्शन माध्यिका माध्य से ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग बी को सिलेक्ट करेंगे। करेक्ट आंसर सही है ना? यस। 13वां देखिए, मैंने एक दिन एक वीडियो दिया था आपको ओपन एंड क्लोज फिगर पर, क्लोज फिगर नहीं, क्लोज क्वेश्चंस पर। आपको ऐसे कुछ प्रश्न या कंडीशंस दी जाती हैं जिसके लिए एक सॉल्यूशन होता है या एक से अधिक सॉल्यूशन मेथड होते हैं। आपके पास कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है
और एक से ज्यादा सोल्यूशन के मेथड होते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप कर लेंगे कंफर्म। जिसके एक सोल्यूशन और एक सोल्यूशन का मेथड हो वह क्लोज क्वेश्चन है, मतलब बस उसके आगे बाहर नहीं निकल सकता। जिसके एक से ज्यादा सोल्यूशन और एक से ज्यादा सोल्यूशन मेथड हो वह ओपन क्वेश्चन होता है। तो आपको लिखा है गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों के सामने रखा, इनमें से कौन सा मुक्त, मुक्त मतलब ओपन, मुक्त मतलब ओपन आंसर, ओपन आंसर वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको एक वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन भी किया था। अब आप देखो इसमें ओपन इंडेड क्लोज इंडेड कौन है। आप सुबह को जो 7 बजे क्लास जाती है उसमें देखिए आपको एक पढ़ाया था मैंने। यदि दो संख्याओं का एक 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या केवल 8 होगी, तो यह क्लोज है, ओपन नहीं है। बस 8 के अलावा कुछ बताएंगे क्या? आप नहीं बता सकते। दो संख्याओं का जोड़ अगर 15 है, पहली 8 है दूसरी 7 होगी, या पहली 7 है दूसरी 8 होगी, क्लोज है, कोई आंसर इसके अलावा नहीं दे सकता। अनिल की ऊंचाई 7 साल है, आयु सॉरी नॉट ऊंचाई, अनिल की ऊंचाई सॉरी आयु 7 साल है, उनके पिताजी की आयु उसके 5 गुना है। पिताजी की आयु बताना है, 7 × 5 = 35, हमेशा इतने ही रहेंगे या आगे बढ़ेंगे भी। इस समय की सिचुएशन में जब अनिल 7 साल के हैं तो उनके पिताजी 35 साल के हैं, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। अब इसके आगे नहीं सोच सकते आप। दो संख्याओं का जोड़ अगर 17 है, दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 17 है, तो अब अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं दोनों संख्याएं बताने की। क्या क्या? 10 और 7 ले लें, ठीक है, 11 और 6 ले लें 11 6 ले लें, 12 और 5 ले लें, सोचते रहिए। और आप भिन्न में भी ले सकते हैं, तो वेरियस नहीं इनफिनाइट ऑप्शन हो सकते हैं यह डिसाइड करने के लिए कि अगर दो संख्याएं 17 है तो वह संख्याएं क्या होंगी। उन संख्याओं को डिफाइन करना यहां पर आपके लिए ओपन क्वेश्चन है, ओपन आंसर है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आप निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। तो आप ऐसे देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर सटीक और एक होता है, वह क्लोज होता है, और जो ऐसे प्रश्न है जिनके आंसर वेरियस इनफिनाइट हो सकते हैं वह आपके ओपन होते हैं। 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23, एक ही तो होगा ना, 6, इसको भी आप क्लोज ही, ओपन क्लोज कहिए। केवल इसमें सी ऑप्शन आपका ओपन है, राइट सोल्यूशन है। ठीक, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अगर हम 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर कहें तो 3 डिजिट के लिए सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन होता है? बोले 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर हम 2 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट बोले, ए डिजिट है, नंबर है लार्जेस्ट, 3 डिजिट लार्जेस्ट हम निकाले हैं और 3 डिजिट 2 डिजिट लार्जेस्ट निकाले हैं। इसने कहा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाए। इनका गुणा करो और गुणनफल को 2 अंक की सबसे छोटी, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट क्या होगी बोलिए? लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं, सबसे छोटी विषम संख्या, स्मॉलेस्ट ऑड से डिवाइड किया जाए। इसने कहा कि अगर हमारे पास दो नंबर थे, 999 जो 3 अंक की सबसे बड़ी थी, 99 जो 2 अंक की सबसे बड़ी थी, अगर हम 2 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंक की शुरुआत कहां से होती है? 10 से, 10 से 99 तक 2 अंक की संख्याएं होती हैं। पहली विषम संख्या कौन है? विषम संख्या होती क्या है? जिसके अंत में 1 3 5 7 9 होता है वह विषम होती है। 10 एक सम संख्या है क्योंकि अंत में 0 है। 11 विषम संख्या है, तो 2 अंक की सबसे छोटी और विषम संख्या 11 होगी। आप इसको 11 से भाग करें। कुछ लोग के मन में चल रहा हो सर पहले गुणा ही कर डाले, जैसे ही आप गुणा करके भाग करोगे आप फंस जाओगे। आपको डायरेक्ट भाग करना है, 11 9 99, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 9 9 81, 9 9 81 हासिल 8, 9 9 81 8 89 की 9 हासिल 8, 9 9 81 81 और 8 कितना होता है? 89, 8 9 9 1, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 14वें का ए इज द राइट सोल्यूशन, ठीक है। 14th का ए द राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस प्रश्न का करेक्ट हल आप उतार लीजिए। देखिए अगर आप ये कोशिश करते चलिए पहले गुणा कर डाले, गुणा करके भाग करें, तो ये समय लेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसे में डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं सीधा सीधा, 3 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे छोटी विषम, इनके गुणे को 11 से भाग करना था, उत्तर आ जाता। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, आप इसको समझिए क्या दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश, शतांश कुछ शब्द ऐसे होते हैं, शतांश, ठीक है, शतांश को कहते हैं 100th, मतलब शतांश को 1/100 कहते हैं, शतांश को 1/100 कहते हैं। ध्यान से देखिएगा,
ये भी देखिए 1/100 है। किसी का 100 टुकड़ा कर दो तो वह शतांश होता है। किसी का 100 टुकड़ा कर दीजिए तो वह शतांश होता है। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो शतांश तो हुआ नहीं कि इसका 100 टुकड़ा हो। जैसे आप मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो बटे आपको 1000 करना पड़ेगा, बटे 100 नहीं करना पड़ेगा। तो गलत है। क्या है, गलत है। ध्यान से देखिएगा, 1 लाख बराबर है 100,000 के, 100,000, ठीक है। अगर हम 100,000 मिला देते हैं 100 बार, 100,000 मतलब 1000 की 100 नोट रखते हैं तो 1 लाख नहीं हो जाता। पहले 1000 की नोट चलती थी, 1 लाख की गड्डी अगर बनानी है तो 100 नोट रखा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 लाख 100,000 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। आपको ध्यान देना होगा, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, 100 से नहीं। और शतांश मतलब 1/100 होता है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। हाँ, 1 करोड़ जो होता है उसी तरह से जैसे 1 लाख अगर हम 100 बार लिख दें तो 1 करोड़ हो जाता है। ये भी सही है। तो हमारा सेकंड सही है और फोर्थ सही है, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। मतलब 1 लाख 100,000 के बराबर है, 1 करोड़ 100 लाख के बराबर है। तो सेकंड सही है, फोर्थ सही है। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश नहीं होता, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश नहीं होता। शतांश मतलब 100 टुकड़ा, 100 से भाग नहीं होता। 1 किलोमीटर 1000 लीटर 1000 मीटर होता है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सेशंस कैसा लगे इसको वीडियो में जरूर बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, लोगों तक पहुंचाया करें, जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे, मोटिवेशन बना रहे हमारा आपका सबका। आप क्या फील कर रहे हैं और आपको क्या डिमांड है, किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम आ रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसके हिसाब से हम रिजल्ट, उसके हिसाब से हम कुछ निर्णय लेकर के आगे भी बढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होती है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।